जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 को देखा था, आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 को देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और एक बात और दोस्तों, कि जो भी मैं YouTube पर वीडियो अपलोड करूंगा उसका जो PDF का लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दिया करूंगा, तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो याद रखना है दोस्तों कि बिहार में नागर शैली में बने मंदिरों का सबसे अच्छा उदाहरण है महाबोधि मंदिर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक बात और भी याद रखना है क्या दोस्तों, कि नागर शैली का जो सबसे प्राचीनतम उदाहरण बिहार में देखने को मिलता है वो कौन सा है? तो वह है मुंडेश्वरी मंदिर। याद रखना है, मुंडेश्वरी मंदिर। और यह कहां पर है, किस जिला में है? तो यह है कैमूर में। और क्या याद रखना है आपको? एक नेपाली मंदिर के बारे में आपको याद रखना है, नेपाली मंदिर बिहार के हाजीपुर शहर में कोनहरा घाट के पास ये बना हुआ है नेपाली मंदिर। और इसकी खासियत क्या है दोस्तों? तो इसकी खासियत है कि इसमें नागर शैली और वेसर शैली दोनों का रूप इसमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो याद रखना कि कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब किया गया था? तो 1829 ईस्वी में किया गया था। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, याद रखना है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था? किस मुगल शासक के द्वारा दिया गया था? तो अकबर द्वितीय। याद रखना है, अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे। तो याद रखना है कि मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? तो बैरकपुर सैनिक जो छावनी था दोस्तों, उसी के ये युवा सिपाही थे मंगल पांडे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। तो याद रखना है कि अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का जो मालिक होता था वह कौन होता था? तो वह होता था राजा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था। तो प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो यह था मिनांडर। ठीक है, और मिनांडर से रिलेटेड याद करना है क्या आपको? याद क्या रखना है कि मिनांडर को बौद्ध शिक्षा किसने दिया था? तो ये थे बौद्ध दार्शनिक नागसेन। कौन थे? ये नागसेन थे। और इन दोनों के प्रश्न और उत्तर का संग्रह जो है एक पुस्तक में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग मिलिंद पन्हो, क्या याद रखना है? मिलिंद पन्हो, इसमें किया गया। इसमें क्या है दोस्तों? तो मिनांडर जो है वह सवाल पूछता है और ये जो बौद्ध दार्शनिक रहते हैं नागसेन, उन सवालों का उत्तर देते हैं। उसी को एक पुस्तक के रूप में संग्रह कर दिया गया, जिसे हम लोग मिलिंद पन्हो के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था। तो याद रखना है कि राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? तो यह प्राप्त करता था छठा हिस्सा जो है राजा भूमि की उपज का प्राप्त करता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल का प्राचीन प्रमाण कहां से मिलता है। तो चावल का जो प्राचीन प्रमाण हमें देखने को मिलता है वो कहां से मिलता है? कोल्डीवा से देखने को मिलता है। याद रखना है कोल्डीवा कहां पर है? तो यह यूपी में है। एक चीज और याद रखना है, एक जगह का नाम आपको और भी याद रखना है, कोल्डीवा और चोपानी मांडो, ये दोनों जो स्थल है वो कहां पर है? तो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित है कोल्डीवा एवं चोपानी मांडो। ऐसे स्थल है जहां चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिला है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि चैतन्य देव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि यह 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत थे। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। तो यह भी सही है
कि इन्होंने क्या किया था, तो कृष्ण और राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही पूछा जा रहा है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही दिए गए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की गोंड जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखना है कि गोंड जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। तो यह बिल्कुल सही है कि अकबर के शासनकाल में गढ़ कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। बड़े बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज में परिवर्तन हुआ। तो यह भी बिल्कुल सही कि बड़े बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज में क्या हुआ था, परिवर्तन देखने को मिला था। गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमनदास, याद रखना इनका नाम, ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। तो यह भी सही है कि गढ़ कटंगा के जो गोंड राजा थे अमनदास, उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। तो सही पूछा जा रहा था, तो यहाँ सभी के सभी जो कथन दिए गए हैं दोस्तों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि चोल काल में उरैयूर प्रसिद्ध था। तो कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 में देखा था उरैयूर और कौन कौन सा, पुहाड़, उरैयूर, पुहाड़ और तोंडी, ये क्या थे, संगम कालीन व्यापारिक स्थल थे। कौन कौन से, उरैयूर, पुहाड़ और तोंडी। पुहाड़ का नाम मैंने आपको बताया था क्या, इसे हम लोग कावेरी पट्टनम के भी नाम से जानते थे। और चोल काल में जो उरैयूर था वह किसके लिए फेमस था, तो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए यह फेमस था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब्त से तात्पर्य है। तो जब्त से तात्पर्य क्या था दोस्तों, तो जब्त से तात्पर्य था राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था। मुगल काल में जो अकबर के द्वारा चलाया गया था उसे जब्ती प्रणाली के नाम से हम लोग जानते हैं, और यह राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि चोल शासक राजराज प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा दोस्तों कि इसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि इसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। किसको, राजराज प्रथम को। यह वर्ष 1885 में राजा के पद पर आसीन हुआ। तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों कि यह 1885 ईस्वी में राजा के पद पे आसीन हुआ था। 1885 नहीं था, याद रखना है 985 ईस्वी था। 985 ईस्वी में क्या होता है, यह राजा के पद पर आसीन होता है। तो यह तो स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि उसने साम्राज्य के प्रशासन का क्या किया था, पुनर्गठन किया था। आपसे सही उत्तर पूछा जा रहा है, तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा, 1 और 3 जो है केवल सही उत्तर है। राजराज प्रथम के बारे में और क्या याद रखना है कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह बनाया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। और यह द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम उदाहरण यानी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है बृहदेश्वर मंदिर को। तो ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों आपको। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है कि गुइलोम द लिस्ली का मानचित्र। तो गुइलोम द लिस्ली का मानचित्र कब बनाया गया था इसके द्वारा, तो यह बनाया गया था 1720 ईस्वी में। फिर है जियाउद्दीन बर्नी का पहला वृत्तांत। तो जियाउद्दीन बर्नी का पहला वृत्तांत हमें कब देखने को मिलता है, तो 1356 ईस्वी में हमको देखने को मिलता है। अल इदरीसी का मानचित्र कब बनाया गया था, तो अल इदरीसी के द्वारा जो मानचित्र बनाया गया था वह कब बनाया गया था, तो यह बनाया गया था 1154 ईस्वी में। और अमीर खुसरो का, जिन्हें हम लोग हिंद का तोता भी कहते हैं, का भाषा तथा क्षेत्र पर विचार कब दिया गया था, तो यह दिया गया था 1318 ईस्वी में। तो अगर हम ए की बात करें तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। बी का क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। सी का कितना होगा, सी का 2 हो जाएगा। और डी का कितना हो जाएगा, 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4321। 4321 किसमें है, तो यह है ऑप्शन डी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि रेशम मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि चीन से लोग रेशमी कपड़े अपने साथ लेकर दूर दूर के स्थानों की यात्रा करते थे। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि चीन से लोग क्या करते थे, रेशमी कपड़े अपने साथ लेकर दूर दूर के स्थानों तक क्या करते थे, यात्रा किया करते थे। दूसरा है कि जिन मार्गों से ये लोग यात्रा करते थे वह मार्ग रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस मार्ग से ये ट्रेवल करते थे दोस्तों, तो उस मार्ग से सबसे ज्यादा जो व्यापार होता था वो रेशम का ही होता था, इसलिए उस मार्ग को रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया। याद रखना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सही कथन कौन सा है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, संघ में प्रवेश लेने वालों में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे। तो
संघ में प्रवेश लेने वालों में निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल थे? तो याद रखना है इसमें कौन कौन से शामिल थे। तो इसमें व्यापारी भी शामिल था, क्षत्रिय भी, ब्राह्मण भी, दास भी और गणिकाय, ये सभी के सभी संघ में शामिल थे। प्रवेश लेने वालों में ये सभी सम्मिलित थे दोस्तों। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि वैदिक कालीन लोगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वैदिक कालीन जो है, वैदिक कालीन लोगों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता था? तो यह आधार था कार्य के आधार पर किया जाता था वर्गीकरण, भाषा के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता था, निवास स्थान के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता था वैदिक काल में, और परिवार या समुदाय और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर भी वैदिक कालीन लोगों का वर्गीकरण किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 17 नंबर सवाल है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखना है पहला कथन क्या है? स्नानागार में चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, ये बोला जा रहा है आपसे। तो चारों तरफ से नहीं उतरने के लिए सीढ़ियां नहीं बनाई गई थी, बल्कि दो तरफ से, याद रखना है दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। तो यह तो स्टेटमेंट गलत हो गया। स्नानागार के तीनों ओर कमरे बनाए गए थे, तो स्नानागार के तीनों ओर जो है दोस्तों कमरे नहीं बनाए गए थे, याद रखना है। तो यह भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तीनों ओर नहीं बनाए गए थे, बल्कि चारों तरफ जो है दोस्तों कमरे बनाए गए थे, याद रखना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, तो इसमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। राइट आंसर होगा ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है, यह संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है। और यह वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाया था। तो यह स्टेटमेंट सही है। गर्तावास का मुख्य उपयोग ठंड के मौसम में सुरक्षित आवास के लिए होता था। तो यह बिल्कुल सही है। गर्तावास कहाँ है? तो कश्मीर के बुर्जा होम में यह अवस्थित है, याद रखना है। कहाँ पे? बुर्जा होम में। तो यह भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया कि गर्तावास, यानी गर्तावास का अर्थ होता है गड्ढे का घर। गड्ढे का घर क्यों बनाया जाता था? तो ठंड के मौसम में खुद को सुरक्षित रखने के लिए गड्ढे का घर बनाया जाता था दोस्तों, याद रखेंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है 19 नंबर हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से पूरा स्थल हैं जो पूरा पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं? याद रखना है। तो पूरा पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधित्व कौन करता है दोस्तों? तो यह करता है भीमबेटका, कुरनूल की गुफाएं और हुसंगी की जो गुफाएं हैं वो पूरा पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनाम गांव की अगर हम बात करें तो इनाम गांव कौन था दोस्तों? तो यह इनाम गांव जो था यह आरंभिक गांव था, याद रखना है। कौन सा गांव था? यह आरंभिक गांव था। राइट आंसर की बात करें तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1, 3 और 4। फिर एक कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है हमारा कि दक्षिण एशिया को प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो दक्षिण एशिया को प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है, यह बिल्कुल सही कि दक्षिण एशिया को क्या कहा जाता है? प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। कारण दिया गया कि दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा लेकिन सापेक्षिक रूप से विशाल है तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटा है। तो यह भी सही है दोस्तों कि जो दक्षिण एशिया है एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन सापेक्षिक रूप से विशाल है तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से क्या है दोस्तों? यह बटा है। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन के अग्रणी नेता थे। तो याद रखना है कि 1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यूरोपीय कंपनियां भारत आकर किसके बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किसके बदले यूरोपीय कंपनियां भारत में
सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी के बदले। चांदी के बदले यूरोपीय कंपनियां क्या करती थी? भारत से सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। नेक्स्ट है कि 1856 में किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? तो यह फैसला किसके द्वारा लिया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लिया गया था। 1857 का जो विद्रोह होता है वह किस भारतीय गवर्नर जनरल के शासन काल में होता है? तो वह लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में होता है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, नील की कटाई के बाद वहां पर किसकी खेती नहीं की जा सकती थी? तो याद रखना है कि नील की कटाई के बाद वहां पर किसकी खेती नहीं की जा सकती थी? तो धान की खेती वहां पर नहीं की जा सकती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि 1856 ईस्वी में किस भारतीय रियासत पर अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो कल ही मैंने इस क्वेश्चन के बारे में मतलब इसके बारे में बताया था दोस्तों कि 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? तो 1848 ईस्वी में सतारा जो था उसे विलय पत्र के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1853 ईस्वी में किससे मिलाया गया था? झांसी को मिलाया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन की बात करें कि कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में किसे मिलाया गया था? तो अवध को मिलाया गया था। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध यानी कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले उसके सेनापति का नाम क्या था? तो कल भी मैंने आपको बताया था उस सेनापति का नाम क्या था? मीर जाफर था। मीर जाफर को जब गद्दी से अंग्रेज हटाता है तो किसे बनाता है बंगाल का नवाब? तो मीर कासिम को। और मीर जाफर का ही जो पुत्र रहता है मीरन, उसी के द्वारा सिराजुद्दौला की क्या कर दी जाती है दोस्तों? हत्या कर दी जाती है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए काम सौंपा था? तो जेम्स रेनल को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किसे आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? तो आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है इस्पात को। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि निर्वाह कृषि को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो निर्वाह कृषि को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, याद रखना है। कौन कौन सा है दोस्तों वह? तो वह है गहन निर्वाह कृषि और क्या है दूसरा? आदिम निर्वाह कृषि। गहन और आदिम निर्वाह कृषि, ये 2 वर्गों में निर्वाह कृषि को विभाजित किया जाता है, याद रखना है दोस्तों। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो भारत के किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाया जाता है? तो जैसलमेर के क्षेत्र में भी प्राकृतिक गैस पाया जाता है दोस्तों। कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी प्राकृतिक गैस पाया जाता है और त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में भी जो है दोस्तों प्राकृतिक गैस पाया जाता है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। दूसरा है हमारा कि उत्तरी स्वीडन में तांबा, ओंटारियो कहां पर है? कनाडा में। ओंटारियो में लोहा तथा दक्षिण अफ्रीका में लौह अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं। तीसरा है हमारा कि खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी औषधि स्तर में पाए जाते हैं। और चौथा स्टेटमेंट हमारा दिया गया कि फ्रांस के काकेकस प्रदेश में चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैंगनीज निक्षेप पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें से सही कथन कौन कौन सा है? तो याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उत्तरी स्वीडन में तांबा और ओंटारियो कनाडा में लोहा तथा और दक्षिण अफ्रीका में लौह अयस्क निक्षेप पाए जाते हैं, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत है। उत्तरी स्वीडन में तांबा नहीं बल्कि क्या पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है, यहाँ पे याद रखना है। ओंटारियो में क्या पाया जाता है? तो ओंटारियो में पाया जाता है दोस्तों तांबा और निकेल। क्या पाया जाता है? तांबा और निकेल, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में क्या याद रखना है? दक्षिण अफ्रीका में लौह अयस्क निक्षेप, ये तो सही दिया गया है, ये सही है।
तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं, यह बिल्कुल सही है कि खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। और फ्रांस का जो काकेकस प्रदेश में क्या होता है, चूना पत्थर निक्षेप पाया जाता है, और जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज निक्षेप पाए जाते हैं। यह स्टेटमेंट सही दिया गया। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, 1, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त उपयुक्त कारक कौन कौन से हैं। वन रोपण भूमि संरक्षण के लिए बिल्कुल सही है, 32 का ए। रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग, यह भी भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त माना जाता है। अतिचारण पर रोक यानी अति चढ़ाई पर रोक, यह भी भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कारक माना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शहतूत नामक ऊन किससे प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। शहतूत नामक जो ऊन है वह किससे प्राप्त किया जाता है। तो शहतूत नामक जो ऊन है वह प्राप्त किया जाता है किससे दोस्तों, तो यह प्राप्त किया जाता है चीड़ू से। नेक्स्ट है कि अखबारी कागज बनाने, माचिस एवं पैकिंग के लिए, बॉक्स बनाने के लिए किस प्रकार के वनों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है टैगा, टैगा वन का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, तो अखबारी कागज बनाने, माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्सा बनाने के लिए टैगा वन का हम लोग प्रयोग करते हैं, टैगा वन के लकड़ियों का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन सा बल उत्पन्न होता है, तो अंतर्जनित फल बल जो है वह पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है। और पृथ्वी की सतह पर कौन सा बल उत्पन्न होता है यानी बाह्य में, तो यह होता है बहिर्जनित बल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आपको। और 22 मई को क्या मनाया जाता है, तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता जो दिवस है वह 22 मई को मनाया जाता है। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है भारत का, और पूर्व से पश्चिम इसका लंबाई कितना है। नेक्स्ट है कि भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में स्थित है। तो याद रखना कि भारत के जो शोध संस्थान है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री वह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह जो है दोस्तों पाए जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है। याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सूर्य पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है, तो सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सभी के सभी एनसीईआरटी से रिलेटेड सवाल इसमें दिए गए हैं दोस्तों, क्लास 6 to 8 के एनसीईआरटी से ये सब सवाल हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती खगोलीय पिंड कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सूर्य भी एक तारा है, बिल्कुल सही है कि सूर्य क्या है दोस्तों, एक तारा है। तो इसका सही आंसर पूछा जा रहा था कि सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सभी के सभी कथन जो दिए गए हैं दोस्तों बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि एशिया के पूरब में है, तो एशिया के पूरब में कौन सा स्थित है। तो अगर आपने मैप का अध्ययन किया होगा तो एशिया के पूरब में आप आसानी से बता सकते हैं कि एशिया के पूरब में कौन सा महासागर है, तो यह है प्रशांत महासागर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 43 का ए। अगर पूरब में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में क्या है दोस्तों, तो पश्चिम में यूरोप है, याद रखना है।
और अफ्रीका महाद्वीप भी है। तथा दक्षिण में क्या है दोस्तों, तो दक्षिण में है हिंद महासागर। क्या? हिंद महासागर। और उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर। उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर एशिया के, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? तो सभी को मालूम होगा कि भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो यह है लांबा। लांबा कहां पर है? तो यह है गुजरात में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक क्या है दोस्तों? तो यह है विलुप्त हो रही प्रजातियों की सूची। विलुप्त हो रही जितनी भी प्रजातियां हैं उसके लिए एक सूची बनाया गया है, जिसे हम लोग रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? तो भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है? तो भू राजस्व विभाग जो है दोस्तों भारत में भूमि संबंधी आंकड़े को क्या करता है? रखता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि साइलेंट वैली स्थित है। तो साइलेंट वैली जो है दोस्तों पश्चिमी घाट में स्थित है। साइलेंट वैली कहां पर है? ये भी याद रखना है किस राज्य में? तो यह केरल राज्य में स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। पश्चिमी घाट में केरल में स्थित है साइलेंट वैली। नेक्स्ट है बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है दोस्तों? तो यह हो रहा है वृक्षों का तेजी से कटाव। बिल्कुल सही है। भवनों का निर्माण भी हो रहा है बढ़ती जनसंख्या के कारण, और आधारभूत संरचना का निर्माण भी बढ़ती जनसंख्या के कारण ही हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की सबसे कम मोटाई वाली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे कम मोटाई वाली परत कौन सी है? तो यह है क्षोभ मंडल। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है। और यह वायुमंडल की सबसे निचली और महत्वपूर्ण परत है। मौसम संबंधी जो परिवर्तन होता है, मौसम संबंधी जो परिवर्तन वो कहां पर होता है? तो वह क्षोभ मंडल में ही घटित होता है। यहाँ जलवाष्प एवं धूलकण अधिक मिलते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है क्षोभ मंडल के बारे में। नेक्स्ट है कि कोर है। तो कोर क्या है? तो याद रखना है कि कोर हमारा क्या है? पृथ्वी की निचली परत को कोर के नाम से जानते हैं। और इसमें किसकी प्रधानता सबसे अधिक होती है? तो निकेल और फेरस। निकेल और फेरस की जो इसमें अधिक प्रधानता होती है कोर में, याद रखना है। और एक पॉइंट और क्या याद रखना है कि कोर जो है दोस्तों दो पार्टों में बटा हुआ है, ऊपरी और निचली। तो ऊपरी जो कोर है दोस्तों वह तरल अवस्था में है, और निचली जो कोर है दोस्तों वह कैसा है? तो ठोस अवस्था में है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट। नेक्स्ट है कर्क रेखा है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे मकर रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। सभी लोगों ने इसे पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट है सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? तो यह होता है सूर्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कथन, और कथन से रिलेटेड सवाल है। कथन एक है कि दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाती हैं। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कथन 2 है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्यों में सतत विकास लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रखा गया है। तो यह भी सही है कि जो लक्ष्य जो 4 है वह क्या है, किससे रिलेटेड है? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से रिलेटेड है लक्ष्य 4। किसका? सतत विकास लक्ष्य का। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं दोस्तों। इसका पीडीएफ जो है दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पर आपको 17 सतत विकास जो भी लक्ष्य है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे पहला लक्ष्य रखा गया गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, दूसरा है भुखमरी की समाप्ति, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठा है दोस्तों साफ पानी और स्वच्छता, सातवां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां है अच्छा काम और आर्थिक विकास, नौवां लक्ष्य रखा गया उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा का विकास, 10वां रखा गया है क्या दोस्तों लक्ष्य असमानता में कमी, 11वां रखा गया टिकाऊ शहरी व सामुदायिक विकास, 12वां रखा गया है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, 13वां है जलवायु परिवर्तन, 14वां है पानी में जीवन,
15वां लक्ष्य रखा गया है भूमि पर जीवन, 16वां रखा गया शांति और न्याय के लिए संस्थान, और 17 जो लक्ष्य रखा गया, 17वां जो लक्ष्य रखा गया लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। तो ये 17 लक्ष्य है, हालांकि पीडीएफ मैंने दे दिया, वहां से जाकर आप इसे एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। दूसरा है कि ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करता है। तीसरा है हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। चौथा है हमारा क्या, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन पूंजीपतियों द्वारा दिया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। तो याद रखना है इसमें से असत्य कथन जो है केवल 4 है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धन जो है जो तो पूंजीपतियों द्वारा दिया जाता है, यह स्टेटमेंट जो है गलत इसमें दिया गया। बाकी ऊपर के जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पताल की एक श्रृंखला जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, यह बिल्कुल सही है। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। तो यह स्टेटमेंट सही है। और हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हितों को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सरकार का प्राथमिक दायित्व है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर ही क्यों होनी चाहिए। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। पहला है कि निजी कंपनियां जन सुविधाएं तो उपलब्ध कराती है लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है जिसका चर्चा कुछ ही लोग, चर्चा नहीं होगा दोस्तों, खर्चा होगा यहाँ पे, जिसका खर्चा कुछ ही लोग उठा सकते हैं। दूसरा है कि संविधान में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है कि संविधान में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। और ये स्टेटमेंट भी सही है दोस्तों कि निजी जो कंपनियां जन सुविधाएं जो उपलब्ध कराती है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है जिसका खर्च कुछ ही लोग उठा सकते हैं। आप लोग इसे जानते भी होंगे। तीसरा है हमारा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की भूमिका लोक कल्याणकारी राज्य की है। बिल्कुल सही है, जिसका तात्पर्य है कि राज्य गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करता है। यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों। और ये कहां पर है, तो ये भाग 4 में है, डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जिसे हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आपसे पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो निम्नलिखित में से कोई भी जो कथन यहाँ दिया गया है दोस्तों, कोई भी असत्य नहीं है, सभी के सभी कथन यहाँ पर सत्य है। नेक्स्ट है कि भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हमारा कि भारत में कानून का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है। बिल्कुल सही है कि भारत में कानून का निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था संसद है। संसद समाज के विभिन्न समूहों द्वारा किसी कानून के निर्माण को लेकर उठ रही मांगों के प्रति संवेदनशील होती है। और दूसरा क्या है दोस्तों, तो यह भी सही है कि संसद समाज के विभिन्न समूहों द्वारा विभिन्न कानूनों के निर्माण को लेकर उठ रही मांगों के प्रति क्या रहती है दोस्तों, संवेदनशील रहती है। यह भी स्टेटमेंट सही है। फिर है हमारा कि कानून निर्माण के प्रथम चरण में संसद के किसी भी सदन में एक विधेयक लाया जाता है। बिल्कुल सही है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में एक विधेयक लाया जा सकता है। चौथा, विधेयक को कानून बनाने के लिए सिर्फ दोनों सदनों की मंजूरी चाहिए, राष्ट्रपति की नहीं दोस्तों, यह गलत है कि विधेयक को जो है कानून यानी अधिनियम बनने के लिए क्या चाहिए, दोनों सदनों की मंजूरी तो चाहिए, साथ ही साथ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर भी उस पर चाहिए। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो केवल 4 जो है दोस्तों इसमें असत्य है। नेक्स्ट है 58 नंबर सवाल। कथन 1 है कि लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल है, इसी को तो लोकतंत्र कहा जाता है। 58 का कथन 1 बिल्कुल सही है। दूसरा है हमारे पास क्या दोस्तों कि लोकतंत्र में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका नहीं जा सकता। तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों कि लोकतंत्र में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका नहीं जा सकता। यह स्टेटमेंट कहना गलत है। सही पूछा जा रहा था कि कौन सा है, तो 58 का केवल जो है दोस्तों 1 ही सही है, कथन 1 सही है। फिर है क्वेश्चन कथन और कारण से रिलेटेड। कथन है हमारा कि केंद्र व राज्य सरकार जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र में विशेष योजनाएं लागू करती हैं।
तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि केंद्र व राज्य सरकारें जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र में विशेष योजनाएं लागू करती हैं ताकि विकास की मुख्य धारा से उनको जोड़ा जा सके। कारण इसका दिया गया कि संविधान में जनजातियों हेतु विशेष प्रावधान किया गया, तो यह भी सही है दोस्तों कि संविधान में जनजातियों के विकास हेतु विशेष प्रावधान किया गया। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डोंगरिया कोंड जनजाति पाई जाती है। तो डोंगरिया कोंड जनजाति जो है दोस्तों कहां पर पाई जाती है, तो यह पाई जाती है उड़ीसा के काला हांडी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है। तो सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है यहां पर कि यह ब्रिटिश सरकार को सशक्त बनाती थी, बिल्कुल सही है। इसका भारतीयों ने समर्थन किया, बहुत विरोध किया गया था, क्योंकि इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। इसे काला कानून के नाम से भी हम लोग जानते हैं, रॉलेट एक्ट को याद रखना है। तो यह तो स्टेटमेंट गलत हो गया। यह 10 मार्च 1919 को लागू हुआ, तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों। यह डेट याद रखना है कि रॉलेट एक्ट जो है वह 10 मार्च 1919 को लागू हुआ था। इसमें बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, तो यह सही है कि इसमें बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ रहा था, तो 1, 3, 4 इसमें परफेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दल है और उसका स्थापना वर्ष दिया गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, 1980 ईस्वी में हुआ था। नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2013 में। यह कहाँ की पार्टी है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और आम आदमी पार्टी जो है दोस्तों, यह कहाँ का है, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में अगर बात करें तो कुल नेशनल पार्टी की संख्या कितनी है, तो 6 है दोस्तों, याद रखना है। और सबसे लेटेस्ट कौन सा है, तो वह है आम आदमी पार्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में कौन कौन से शामिल है, तो राष्ट्रपति शामिल है, राज्यसभा और लोकसभा ये सभी शामिल है। तो उपराष्ट्रपति भारतीय संसद में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद तेलंगाना भारत का राज्य कब बना, तो यह बना था 2 जून 2014 को। कौन सा राज्य बना था, तो 29वां राज्य बना था। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। और एक डेट और याद रखना है, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो वर्तमान समय में अगर पूछे कि राज्यों की संख्या भारत में कितनी है, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, तो 8 है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, यह अधिकार समाहित है। तो यह मूल अधिकार में समाहित है। किस आर्टिकल के तहत, यह है आर्टिकल 15 के तहत, याद रखेंगे। नीति निर्देशक किसमें है, तो भाग 4 में है। कहां से कहां तक, 36 से 51। तो और मूल कर्तव्य कितने हैं, मूल कर्तव्य 11 है। इसे कब लागू किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जगह दिया गया था। वर्तमान समय में मूल कर्तव्य कितने, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो याद रखना 11 है। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय शासन पद्धति को संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है कि सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार। दूसरा है कि प्रतिनिधि चयन का अधिकार। तीसरा, जनता के प्रति जवाबदेही। और चौथा है हमारा कि कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होना। तो याद रखना है संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं कौन कौन सी है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार, यह संसदीय शासन पद्धति की विशेषता है। प्रतिनिधि चयन का अधिकार, यह भी संसदीय शासन पद्धति की विशेषता है। और जनता के प्रति जवाबदेही, यह भी जो है दोस्तों संसदीय शासन पद्धति की विशेषता है, याद रखना है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होना, यह संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है दोस्तों, याद रखना है। कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति है वह किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में नहीं निहित होती है, बल्कि किसमें निहित होती है, तो यह मंत्री परिषद में निहित होती है, ना कि राष्ट्रपति में निहित होती है, याद रखेंगे दोस्तों। इसलिए इसमें 1,
2 और 3 ही सही है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कब बनाया गया था इनको? तो 11 दिसंबर। कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी जो बैठक हुई थी दोस्तों, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर को संविधान, याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इन्हें चुना गया था। और 13 दिसंबर, ये डेट भी याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था? संविधान सभा के समक्ष रखा गया था। और यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है आगे चलकर प्रिएम्बल बनता है, यानी प्रस्तावना बनता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है? तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। कहां से कहां तक? 14 से 18। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव का निषेध, यह भी सही है, आर्टिकल 15 में ये है। अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, आर्थिक अधिकार यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है दोस्तों यह नहीं दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध यह मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। आर्थिक अधिकार यह भी मौलिक अधिकार में जो है दोस्तों शामिल नहीं है। तो नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 ही सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बाजार का प्रारूप नहीं है? तो बाजार का प्रारूप आपसे पूछा जा रहा है कि कौन जो है दोस्तों बाजार का प्रारूप नहीं है। तो साप्ताहिक बाजार जो है बाजार का प्रारूप है, स्थानीय बाजार भी बाजार का प्रारूप है, शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स जो आपने देखा भी होगा ये भी बाजार का प्रारूप है। उत्पादक व उपभोक्ता ये जो है दोस्तों बाजार का प्रारूप नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है हमारा कि 19वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हुआ। बिल्कुल सही है कि 19वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हुआ। सामाजिक जागरूकता में भी वृद्धि हुई थी। कारण यह दिया गया है कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था? सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई थी, जिसके कारण क्या हुआ था? 19वीं शताब्दी में शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हुआ था। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल भी कथन और कारण से रिलेटेड है। कथन है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। तो बिल्कुल सही है कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। कारण दिया गया है कि सरकार को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी होती है। यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों कि सरकार को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की अधिकार की रक्षा करनी होती है। तो कथन भी सही है और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है दोस्तों कि मध्याह्न भोजन जो योजना है, यानी जिसे हम लोग मिड डे मील के नाम से जानते हैं, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है मिड डे मील का। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मिड डे मील का नाम क्या रखा गया। यह सर्वप्रथम जो है तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 74 नंबर क्वेश्चन है कि कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ के किसान विभिन्न समस्याओं से ग्रसित है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में क्या है दोस्तों? भारत में 80% किसानों के पास खेत उनके जरूरत के हिसाब से बहुत छोटे हैं, यह पहला बोला जा रहा है। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि भारत में जो है 80% किसानों के पास खेत उनके जरूरत के हिसाब से बहुत छोटे हैं। दूसरा, कृषि कार्य में संलग्न लोगों के लिए मौसमी बेरोजगारी एक गंभीर समस्या थी। यह भी बिल्कुल सही है कि कृषि कार्य में जो भी लोग लगे हुए हैं उसमें मौसमी जो बेरोजगारी एक गंभीर समस्या के रूप में अभी भी बना हुआ है भारत में। खेती करने वाले परिवारों में प्रच्छन्न बेरोजगारी सर्वाधिक है। बिल्कुल सही है कि खेती करने वाले परिवारों में प्रच्छन्न बेरोजगारी सर्वाधिक है। चौथा है कि भारतीय कृषि प्रकृति पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, भारतीय जो कृषि है प्रकृति पर बहुत ज्यादा निर्भर है। याद रखना, मानसून पर बहुत ज्यादा निर्भर है भारतीय कृषि। मानसून का इसे जुआ भी कहा जाता है भारतीय कृषि को। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो केवल 4 जो है दोस्तों यहाँ पर सत्य नहीं है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए चले संघर्षों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य है।
तो रंग भेद कानून के अनुसार श्वेत अश्वेत भारतीयों व अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। बिल्कुल सही है ये तो। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ लंबे समय तक आंदोलन किया। तो यह भी सही है कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेता कौन थे? नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ लंबे समय तक आंदोलन किया। अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। यह भी स्टेटमेंट सही है कि अश्वेत जो लोग थे उनको वोट देने का राइट नहीं दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका 2007 में लोकतांत्रिक देश बना। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत दिया है कि दक्षिण अफ्रीका जो है 2007 में लोकतांत्रिक देश बना था। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है। कथन है कि नगर निगम एक शहरी स्थानीय निकाय है। तो बिल्कुल सही है कि नगर निगम जो है दोस्तों शहरी स्थानीय निकाय है। नगरों में स्थानीय निकायों मतलब लोकल गवर्नमेंट को किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना की गई थी भारत में, याद रखना। तो यहाँ पर दिया भी गया है कारण में कि 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें कुल कितने विषय थे? विषयों की संख्या याद रखना 18 विषय थे। पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज में कुल कितना विषय है? 29 विषय है। दोनों पॉइंट याद रखना है आपको। तो कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। और अगर हम बात करें दोस्तों स्थानीय शहरी स्थानीय निकायों की, तो यह 3 स्तरों में विभाजित है। कौन कौन सा याद रखना है? नगर पंचायत, नगर पंचायत और क्या क्या? नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद और क्या याद रखना है? नगर निगम। ये 3 वर्गों में क्या है दोस्तों? विभाजित है। नेक्स्ट है ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले वाले सेट में भी यह क्वेश्चन आया होता। यह 18 वर्ष या अधिक उम्र के सदस्यों से बनती है। 77 का यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि यह 18 वर्ष या अधिक उम्र के सदस्यों से बनती है। सदस्यों का नाम जो है ग्राम की मतदाता सूची में दर्ज हो। बिल्कुल सही है कि सदस्यों का जो नाम होना चाहिए वो ग्राम की मतदाता जो सूची है उसमें दर्ज होना चाहिए। एक ग्राम पंचायत में एक या अधिक गांव हो सकते हैं। बिल्कुल सही है कि एक ग्राम पंचायत में एक या अधिक गांव हो सकते हैं। ग्राम सभा सदस्य बनने की अर्हता केवल 18 वर्ष की उम्र सीमा है। तो यह स्टेटमेंट गलत दिया गया है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए केवल अर्हता 18 वर्ष की उम्र सीमा। 18 वर्ष या उससे अधिक का जो भी व्यक्ति है वो ग्राम सभा का सदस्य बन सकता है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन कब हुआ? तो जम्मू और कश्मीर का पुनर्गठन कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। याद रखना है। वर्तमान समय में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 79 नंबर क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो कल भी मैंने बताया था कि संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। कौन कौन सा? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। समानता की बात करें, समता समानता की यानी समता की अगर बात करें तो कितने प्रकार की समता का उल्लेख है? तो 2 प्रकार, प्रतिष्ठा और अवसर। स्वतंत्रता की बात करें तो कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड। भारत विविधताओं का देश है। बिल्कुल सही है कि भारत जो है दोस्तों विविधताओं से युक्त देश है। भारत में विभिन्न भाषाएं, खान पान, रीति रिवाज व सांस्कृतिक विविधता। बिल्कुल सही है दोस्तों कि भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। लोगों का खान पान यहाँ अलग अलग है, रीति रिवाज अलग है, सांस्कृतिक विविधता यहाँ पर काफी ज्यादा है, इसलिए भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। ये डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक बात दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों मैंने टेलीग्राम
चैनल में दे दिया है, तो आप जाकर वहां से इसे देख सकते हैं, वहां पर इसका फुल डिटेल दिया गया है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।